रियो हर्टाडो चिली। यहाँ नासा के एटलस टेलीस्कोप ने 1 जुलाई 2025 को एक अनजान चीज को हमारे सौर मंडल में डिटेक्ट किया। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करता हुआ हमारे सौर मंडल में आ गया। इसका नाम रखा गया 3I एटलस। इसकी हैरत अंगेज करने वाली स्पीड और हाइपरबॉलिक ट्रैजेक्टरी ने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दिया। नासा के 20 साइंस के टीम जैसे कि हबल, जेम्स वेब, मेवन, लूसी, यूरोपा क्लिपर एक साथ इसको ट्रैक किया। उधर हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लियोप इस चीज को परग्रही द्वारा भेजा गया स्पेसक्राफ्ट होने का अंदेशा जताया है और कुछ साइंटिस्ट इसको मैसेंजर बोल रहा है, जबकि नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर निकी फॉक्स ने इसको इंटरस्टेलर कॉमेट बताया। क्या ये कोई कॉमेट है या फिर एलियन का यूएफओ जैसा कुछ जो दूर कहीं तारा मंडल से हमारे सौर मंडल के बारे में जानने के लिए आया है? 3I एटलस के बारे में ऐसा क्या पता चला कि नासा और एवी लियोप बिल्कुल अलग थ्योरी पेश कर रहा है? यूएस के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA 3I एटलस के बारे में क्या कुछ छुपा रहा है? इसके साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि एटलस। नासा के ये टेलीस्कोप जब एक अनजान चीज को इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सौर मंडल में आते हुए नोटिस किया, तब ये सूरज से करीब 420 मिलियन माइल यानी 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। हबल स्पेस टेलीस्कोप से पता चला कि 3I एटलस की ट्रैवल करने की रफ्तार दिमाग घुमा देने वाला 1,30,000 माइल पर आवर यानी 2,09,000 किलोमीटर पर आवर था। नासा के मुताबिक इतनी गति कोई ऑब्जेक्ट तभी पा सकता है जब इंटरस्टेलर स्पेस में लाखों करोड़ों साल तक कई अन्य स्टार, प्लैनेट्स, नेबुली के ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट्स के माध्यम से गुजरा हो। 20 अगस्त को हबल के माध्यम से अंदाजा मिला कि इसका न्यूक्लियस 1400 फीट यानी 440 मीटर से कम नहीं था और लंबाई में 3.5 माइल यानी 5.6 किलोमीटर से ज्यादा भी नहीं था। पर 3I एटलस हमारे सौर मंडल का ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि नासा ने बताया कि ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है जो कि हाइपरबॉलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। मतलब ये सूरज का चक्कर नहीं लगा रहा था, बल्कि ये सीधे हमारे सौर मंडल में दाखिल हुआ और सीधा निकल जाएगा फिर से इंटरस्टेलर स्पेस के गहराई में। इससे पहले 2017 में 1I ओमुआमुआ और 2019 में 2I बॉडीशॉप इंटरस्टेलर स्पेस में हमारे सौर मंडल में आया था। क्योंकि 3I एटलस तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको 3I फॉर इंटरस्टेलर और एटलस टेलीस्कोप ने इसको पहले डिटेक्ट किया, तो ऑफिशियली इसका नाम रखा गया 3I एटलस। हालांकि ये इंटरस्टेलर स्पेस से आया है तो इसकी पहचान को लेकर बवाल मच गया। जहां एक तरफ नासा के 20 साइंस की टीम इसको ट्रैक करते हुए इंटरस्टेलर कॉमेट बताया, वहां दूसरी तरफ हार्वर्ड के साइंटिस्ट एवी लियोप इसको पहले एलियन क्राफ्ट यानी परग्रही के यान जैसा कुछ होने का अंदेशा जताया। वैसे शुरुआती ऑब्जर्वेशन के तौर पर 21 जुलाई 2025 को जब 3I एटलस पृथ्वी से 277 मिलियन माइल दूर था, तब हबल टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीर लिया, जहां धूल और गैस के बादल से घिरा इसका न्यूक्लियस का पता चला। इसकी हाइपरबॉलिक ट्रैजेक्टरी को भी हबल ने ही ट्रैक किया। उसके ठीक एक दिन पहले यानी 20 जुलाई 2025 को चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप की स्पेक्ट्रोग्राफ से पता चला कि 3I एटलस के कोमा में एटॉमिक निकल गैस के रूप में मौजूद है, जब सूरज से दूरी था 3.88 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 4 गुना जितना, और मिड अगस्त में 3.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर साइनोजेन गैस होने का सबूत मिला। बहरहाल ये बता दूं कि जब कोई चीज सूरज की तरफ बढ़ता है तो सूरज के रेडिएशन से उसके बॉडी में जो केमिकल होता है वो भाप बनकर उसके चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसको कोमा कहते हैं। यहाँ निकल जैसे ठोस धातु का ऐसे गैस के रूप में होना, और वो भी सूरज से इतनी दूरी पर जहाँ तापमान बेहद ठंडा है, इस बात पे सवाल या निशान लगा जाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, 3i एटलस जितना सूरज के करीब आ रहा था, उतनी ज्यादा मात्रा में निकल भाप बनकर कोमा में दिख रहा था। एबी लियोब और उसकी टीम के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 4 ग्राम निकल प्रति सेकंड रिलीज हो रहा था, पर वहां कोई आयरन मौजूद नहीं था, जबकि ये दोनों एलिमेंट एक साथ होना चाहिए था। इसके साथ इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग से जुड़ा निकल टेट्रोकार्बोनिल होने का भी संकेत मिला। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बाद में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 6 अगस्त 2025 को नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए 3i एटलस के कोमा में कुछ और गैसों का मिश्रण नोटिस किया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आइस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल सल्फाइड। हालांकि कुछ दिन पहले SquareX स्पेस ऑब्जर्वेटरी टीम भी 3i एटलस के कोमा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाया था, जो 3,48,000 किलोमीटर की दूरी तक फैल चुका था। पर अजीब बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात 8:1 बताया गया, जहां किसी कॉमेट के लिए हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। अगस्त से अक्टूबर 2025 तक नासा के एस्ट्रोकेमिस्ट डॉक्टर मार्टिन कॉर्डिनर और उसके टीम ने एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के मदद से कुछ और केमिकल का पता लगाया, जैसे कि मेथनॉल, जो 3i एटलस के न्यूक्लियस से बाहर आ रहा था और इसके कोमा में भी बन रहा था, जो दूसरे किसी भी कॉमेट में आमतौर पर नहीं दिखता, और हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि 3i एटलस के पथरीले न्यूक्लियस से निकल रहा था। जब रेडियो वेवलेंथ से मापा गया तो हाइड्रोजन साइनाइड से मेथनॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया, जो कि रासायनिक तौर पर 3i एटलस को गड़बड़ी वाला ऑब्जेक्ट बनाता है। असल में प्रीबायोटिक केमिस्ट्री विज्ञान में एक बुनियादी चीज है मेथनॉल। ठंडे वातावरण में जहां कॉमेट बनते हैं, मेथनॉल जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार करने में मदद करते हैं, जो बाद में एमिनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड का कारण बन सकते हैं। जहरीला होते हुए भी हाइड्रोजन साइनाइड पृथ्वी के शुरुआती दौर के केमिस्ट्री को अनुकरण करने वाले लेबोरेटरी में प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास स्थिति में ये मॉलिक्यूलर ढांचा तैयार करने में भी मदद कर सकता है, जिनका जीवन बाद में उपयोग करता है। स्पेन में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के रिसर्चर्स जैसे कि जोसेफ ट्रिगो रॉड्रिगेज ने बताया कि धातु से बना एक कॉमेट जिसके साथ बहुत सारा पानी मिल जाए तो ये मिथनॉल बना सकता है। तो फिर 3i एटलस के ऊपरी सतह में मौजूद पानी सूरज के गर्मी को कारण पिघलकर आयरन से भरपूर मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके उसके न्यूक्लियस में मेथनॉल बना सकता है। 3i एटलस के कोर और उसके कोमा में जो मेथनॉल पाया गया, इसमें जोसेफ की थ्योरी फिट बैठती है, और इसलिए साइंटिस्ट को लगता है कि 3i एटलस को धातु से समृद्ध रासायनिक तौर पर अजीब बनते हुए इसको दूसरे किसी तारामंडल में असेंबल किया गया हो। इस नए डेटा को एबी लियोब ने अपने तरीके से बयां किया। उसके मुताबिक अगर किसी भी सौर मंडल में जीवन का आधार ना हो तो उसकी कमी 3i एटलस जैसा ऑब्जेक्ट पूरा कर सकता है। लियोब का मानना है कि जीवन को पनपने के लिए पृथ्वी को ऐसे ही बहुत सारे इंटरस्टेलर गार्डनर द्वारा लाखों करोड़ों साल तक खींचा गया है। नासा के यूरोपा स्लीपर स्पेसक्राफ्ट ने अपने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ से 3i एटलस के कोमा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पता लगाया, जिसके साथ मिलने पर वाटर आइस बनता है, जो कि जेम्स वेब ने भी खोजा था। ये खोज एक इंटरस्टेलर कॉमेट के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हबल और जेम्स वेब के अलावा नासा के अलग अलग स्पेस के लिए भेजा गया स्पेसक्राफ्ट ने भी 3i एटलस को ऑब्जर्व किया, जैसे कि लेवन ऑर्बिटर ने 3i एटलस पर हाइड्रोजन का पता लगाया था। साइकिल मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट ने 3i एटलस के कोमा को ऑब्जर्व करते हुए रिसर्चर्स को इसका 3D स्ट्रक्चर बनाने में मदद किया, और नासा ESA का सोहो मिशन भी 3i एटलस को ट्रैक किया था। 3i एटलस में केमिकल कॉम्पोजिशन अगर गड़बड़ी वाला लग रहा है तो कुछ और ऑब्जर्वेशन कम चौंकाने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर हबल टेलीस्कोप ने जब से 3i एटलस पर नजर घुमाया तब से इसका एक गैस का बादल तेल की तरह दिख रहा था, और जितना ये सूरज के करीब आ रहा था उतना 3i एटलस के ये तेल सूरज को दिशा की तरफ साफ नजर आ रहा था। इस एंटी तेल के बारे में एबी लियोब का कहना है कि कोई भी कॉमेट सूरज की तरफ बढ़ता है तो सूरज के रेडिएशन के दबाव और सोलर विंड के प्रभाव कॉमेट के ऊपर पड़ता है,
और उसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स गैस बनकर कॉमेट के पीछे की तरफ फैल जाता है, जो एक टेल की तरह दिखता है। पर यहाँ पीछे नहीं, टेल तो सामने की तरफ हुआ है। हबल के इमेजेस को खंगालने के बाद एविलियोव ने इसे रियल फिजिकल जेट बोला है। पर यूसीएलए के एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर और कॉमेट एक्सपर्ट डेविड जेविट के मुताबिक सूरज की रोशनी वाली एरिया ज्यादा गर्म हो रही है, इसलिए ऐसा एंटी टेल दिख रहा है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर जेसन राइट ने लियोव की थ्योरी को खारिज करते हुए बताया कि बड़े बड़े धूल के कण जब कॉमेट से निकलता है तो सोलर विंड से बचकर पीछे की बजाय आगे की तरफ जमा होता है, जिसको एंटी टेल बोला जा रहा है। एंटी टेल वाला बहस चल ही रहा था, तब वैज्ञानिकों ने और एक गड़बड़ नोटिस किया। 16.16 घंटे का हार्ट बीट यानी 3i एटलस अपने ट्रैजेक्टरी में सूरज के करीब आते हुए कभी ज्यादा चमकदार तो कभी फीका लग रहा था, जिसका सही कारण वैज्ञानिकों के पास नहीं था। पर नासा अभी भी 3i एटलस को कॉमेट बता रहा था। 3i एटलस के आविष्कार के बाद काफी कुछ पता चला, जैसे इसकी हाइपरबॉलिक ट्रैजेक्टरी में आगे बढ़ते हुए 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ ली थी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि आकाशगंगा के बहुत गहरे जगह से आया होगा, जहां काफी पुराने सितारे मौजूद हो सकते हैं, जिससे ये 11 बिलियन ईयर्स पुराना ऑब्जेक्ट हो सकता है। हबल के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के करीब आई थी, यानी कि 1.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी से 270 मिलियन किलोमीटर यानी 168 मिलियन मील दूर से निकल गया था 3i एटलस। दिसंबर 2025 में जब 3i एटलस इनर सोलर सिस्टम से गुजर रहा था, तब वैज्ञानिकों ने रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था ताकि 3i एटलस से कोई भी टेक्नोलॉजिकल होने का सुराग मिल सके। इस काम के लिए एलन टेलीस्कोप एरे, मेयरकैट, वेरोसिरोवन ऑब्जर्वेटरी, ग्रीन बैंड टेलीस्कोप और पार्क्स ऑब्जर्वेटरी के मुरियांग रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। पर सबके नतीजे एक ही आया, और वो था कि कोई भी टेक्नो सिग्नेचर ना मिलना। पर हैरानी की बात यह है कि मुरियांग ने 31 जुलाई, 12 सितंबर और 5 अक्टूबर 2025 को 3i एटलस की स्टडी किया था, पर इसके नतीजे का खुलासा नहीं किया गया। जहां एक तरफ एविलियोव 3i एटलस को परग्रही से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नासा समेत कुछ वैज्ञानिक इसको कॉमेट बता रहा था। पर ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिनकी राय कुछ हटके है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर जैकलिन मैक्लेरी की मुताबिक कॉमेट आमतौर पर बहुत डार्क ऑब्जेक्ट होता है, पर सूरज के करीब आते आते उसकी सोलर रेडिएशन के कारण अपने अंदर मौजूद बर्फ और बाकी कंपाउंड्स पिघल जाते हैं और गैस और धूल का एक गुब्बारा बनकर कॉमेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको आमतौर पर कोमा कहते हैं। वही काफी देर बाद एक टेल जैसा दिखता है। पृथ्वी और सूरज के बीच 5 गुना दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट आई तो सोलर रेडिएशन के दायरे में आता है, पर 3i एटलस का कोमा तो दिख रहा था इससे भी दूरी पर। और मैक्लेरी का कहना है कि 3i एटलस को चमकते हुए देखा था सूरज से काफी दूरी पर, इसीलिए इसको स्वाभाविक तौर पर कॉमेट बोलने में इतना सवाल उठा और इसको परग्रही से भी जोड़ा गया। कुछ और चीज जैसे कि कोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा मात्रा में मिलना, पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मौजूद होना भी 3i एटलस की पहचान को शक के घेरे में रखता है। प्रोफेसर मैक्लेरी ने 3i एटलस के पेरेंट सिस्टम को की तरफ इशारा किया, जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होगा, तब शायद इसके बनावट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया गया और बाकी कंपाउंड कम होने के कारण सूरज के रेडिएशन से उसका अस्तित्व नहीं रहा। क्योंकि 3i एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए प्रोफेसर मैक्लेरी के राय में ये दूर के मैसेंजर जैसे हैं। प्रोफेसर मैक्लेरी के अलावा मशहूर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिशियो काकू ने भी 3i एटलस को कृत्रिम होने के बात की है, क्योंकि अनोखा आकार और रिफ्लेक्टिव सरफेस हम लोगों को सोचने पर मजबूर किया। इसकी गति, कई अनोखा गैस का बाहर आना, समझ में न आने वाली ग्रेविटी एक प्रकार से बिल्कुल नए फिजिक्स को उजागर करता है, जो एक प्रोपल्शन मेथड की तरफ इशारा करते हैं। मिशियो काकू के मुताबिक 3i एटलस हमारे डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती देते हैं। अचानक से आई हुई ऑब्जेक्ट या कॉमेट को संभालने के लिए हम लोग आखिर कितने तैयार हैं?
प्रोफेसर मैक्लेरी की तरह शुकाकू ने भी 3i एटलस को ब्रह्मांड के मैसेंजर के तौर पर देखा है। 3i एटलस के बारे में मिशुकाकू जैकलिन मैक्लेरी के अनुमान कुछ हद तक एबी लियो के साथ है और कुछ अलग, जबकि कॉमेट एक्सपर्ट डेविड ज्यूइक, एस्ट्रोनॉमर जेसन राइट ने लोहे की धारणा को सीधे तौर पर नकार दिया। हालांकि एबी लियो 3i एटलस के अजीब केमिकल कॉम्पोजिशन, सौर मंडल के ग्रहों की करीब से गुजरना, एंटी टेल जैसे चीजों को संदेह करते हुए परग्रही के टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट यानी यूएफओ जैसा होने का अंदेशा जताया। वैज्ञानिक आंकड़ों से सच का पता चलता है, जबकि एबी लियो का मानना है कि नासा सच नहीं बता रहा था। पर 19 नवंबर 2025 को प्रेस के सामने नासा के साइंस मिशन के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर निकी फॉक्स ने बताया कि डेटा, तस्वीरें और रेडियो टेलीस्कोप के आधार पर 3i एटलस का कोई टेक्नो सिग्नेचर नहीं मिला, इसलिए ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट के अलावा और कुछ नहीं है। इस बात से लियोब ने बताया कि लगभग 12 ऐसे अद्भुत डेटा सामने आया जिसे 3i एटलस को साइंटिस्ट प्राकृतिक रूप से कॉमेट नहीं कह सकते, जैसे कि एंटी टेल, जो कि 3i एटलस के पीछे नहीं बल्कि सामने की तरफ दिखा था। हमारे सौर मंडल में आगे बढ़ते हुए किसी प्रकार के ग्रेविटी से नहीं बंधे थे। निकल का पता चलना जो स्पेसक्राफ्ट में पाया जाता है। जब लियोब ने ये सब पॉइंट्स उठाया, तब नवंबर 2025 को यूएफओ और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रिसर्चर जॉन ग्रीनवोल्ड जूनियर ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी FOIA के तहत एक अनुरोध दाखिल किया, जहां उसने 3i एटलस के बारे में यूएस के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA से रिपोर्ट मांगा। दरअसल FOIA एक यूएस कानून के तहत ये हक देता है किसी व्यक्ति, पत्रकार या रिसर्चर या नागरिक को जो सरकारी संस्था से ऑफिशियल रिपोर्ट की मांग कर सके। सरकारी संस्था यहाँ रिपोर्ट शेयर या रिफ्यूज कर सकते हैं अगर ये जानकारी क्लासिफाइड है या सेंसिटिव की श्रेणी में आते हैं तो। लेकिन CIA के पास 3i एटलस से जुड़ा कोई रिकॉर्ड ही है या नहीं, इसका ना तो कोई खुलासा किया, ना इसको पूरी तरह से नकार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज के करीब से गुजरने के 2 महीने बाद भी इसका चमक बढ़ गया है और सूरज से पृथ्वी के दूरी का 3 गुना जितनी दूरी पर पानी को भाप के रूप में स्पेस में छोड़ रहा है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि 3i एटलस सच में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर का रहस्य शायद ही कभी उजागर हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से यूएफओ और परग्रही के रहस्य को यूएस मिलिट्री और फेडरल गवर्नमेंट ने हमेशा नकारा है। बहरहाल जॉन ग्रीनवोल्ड जूनियर ने नासा और दूसरे अमेरिकी एजेंसियों को वही FOIA अनुरोध भेजा है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 3i एटलस हमारे सौर मंडल में आया और मार्च 2026 तक यहाँ से हमेशा के लिए इंटरस्टेलर स्पेस में भटक जाएगा, पर इसके बनावट, रासायनिक संरचना और वैज्ञानिक डेटा को और भी बारीकी से छानबीन करके वैज्ञानिक दूसरे तारामंडल के राज के बारे में जान पाएंगे। वैसे 2017 से 2025 के बीच में 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल से गुजरा है। क्या भविष्य में ऐसा और भी आएगा? फिजिसिस्ट मिशिकाकू के मुताबिक 3i एटलस के अध्ययन अगर ठीक से किया जाए तो हम लोग किसी दूसरे खतरनाक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को संभालने के लिए तैयार हो पाएंगे। 3i एटलस के असली पहचान के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनेरुद। नमस्कार।